परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, जीव विज्ञान क्लास 10 का अध्याय 3, जिसमें हम लोग पदार्थों का परिवहन पढ़ेंगे। जब कोई जंतु, कोई जीव भोजन ग्रहण करता है तो कहीं उसका पाचन होता है, किसी विशेष अंग में उसका पाचन होता है और पाचन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। तो एक खास जगह ऊर्जा मुक्त हुई खास एंजाइमों की मदद से। वह ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए, तब वह कोशिका जीवित रहेगा, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण ऑर्गेनिज्म यानी एक जंतु, एक जीव जीवित रहेंगे। तो इसी ऊर्जा को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया ही परिवहन कहलाता है, पदार्थों का परिवहन कहलाता है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, जहां वह डेवलप हुआ, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर, जैसे O2 और CO2, O2 का परिवहन वो हो गया हमारे लिए उपयोगी, और CO2 का परिवहन वो हो गया हमारे लिए अनुपयोगी। O2 हो गया उपयोगी और CO2 हो गया अनुपयोगी। ये दोनों का परिवहन करता है रक्त और विभिन्न अंग के द्वारा संपादित होती है। प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने, उपयोगी पदार्थों को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने और अनुपयोगी पदार्थों को प्रत्येक कोशिकाओं से निकालकर उसके गंतव्य स्थान यानी उस अंग तक पहुंचाना जहां से उसका निष्कर्षण होगा, उत्सर्जन होगा, एक्सर्शन होगा, वहां तक पहुंचाने की क्रिया ही पदार्थों का परिवहन कहलाता है। तो जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र जो होती है, उस तंत्र को परिवहन तंत्र कहा जाता है। उस तंत्र को परिवहन तंत्र कहा जाता है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बुक पौधों में पदार्थों का परिवहन। तो उसमें खास उत्तक होता है, जाइलम फ्लोएम हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक कोशिकीय पौधे। जंतु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पौधों की बात कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू आपके जो बुक है क्लास 10 में, NCERT हो या कोई और बुक हो, उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ कि पौधों में जो पदार्थों का परिवहन है उसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग जंतु में जाएंगे, फिर रक्त के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो परिवहन तंत्र को बनाती है। तो पौधों में पदार्थों का जो परिवहन होता है वह एक कोशिकीय जीवों में, जैसे जीव मतलब पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना हो जाए। यूग्लिना को बीज की कड़ी मानी गई है, पौधे और जंतु के बीज की कड़ी यूग्लिना को मानी गई। यह भी एक नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीज की कड़ी यानी पौधे जो उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं, जंतु, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की जो कड़ी है उसे यूग्लिना को माना गया है। यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास जैसे एक कोशिकीय पौधों में विसरण विधि द्वारा यानी डिफ्यूजन विधि द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। चूँकि इसमें कोई अंग खास है नहीं, चूँकि वह एक कोशिकीय जीव है ना। कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से हो गया अंग, अंग से हो गया अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है एक जीव। तो हम लोग तो एक तंत्र ही पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परिवहन तंत्र। और परिवहन तंत्र में जो जो अंग भाग लेते हैं, उन अंगों को बनने में खास प्रकार के उत्तक भाग लिया और उस उत्तक को बनने में खास प्रकार की कोशिका भाग लिया था। तो हम लोग पढ़ लेंगे कि अब कोशिकीय पौधों में विसरण विधि द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। एग्जाम्पल अगर देना हो तो क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, और कुछ सरल बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं, सरल बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं, जैसे शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जो सरल बहुकोशिकीय शैवाल हो गए उसमें भी पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, तो ये हम लोग समझ लिए परिवहन यानी पदार्थों का परिवहन। हम पहले पढ़ेंगे, पौधे की बात करेंगे। तो ये तो हो गई एक कोशिकीय पौधे, एक कोशिकीय पौधे और सरल बहुकोशिकीय पौधे जिसमें शैवाल आते हैं। तो इनमें पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे जो
जटिल हैं, बहुकोशिकीय पौधे हैं, जैसे पीपल, बरगद, आम, ये सब जटिल पौधों में किस प्रकार पदार्थों का परिवहन होता है। तो इसमें मेन उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तब हमें बिल्कुल रूप से समझ में आ जाएगी कि पदार्थों का परिवहन पौधों में किस प्रकार होता है। जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। परिवहन तंत्र जैसे ही वर्ड आ गई, आप समझिए कि उसमें मोर देन वन ऑर्गन होंगे, अंग होंगे। तो पौधे की बात चल रही है, तो इस तंत्र में संवहन उत्तक होती है। संवहन उत्तक होती है जो लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होती है। संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक की मदद से ही बड़े बड़े पेड़ पौधे जो बहुकोशिकीय होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लीजिए पीपल, मैंगो, बनियान ट्री, ये सब में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही पदार्थों का परिवहन होता है। ये पदार्थ क्या हो गए? जल हो गए, खनिज लवण हो गए, जिसे जड़ से प्राप्त करता है पेड़ पौधे, और पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ भी तो होते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। मैं आपको जाइलम और फ्लोएम के कार्य समझाने का प्रयास करता हूं। ये मैं एक पौधा बना रहा हूं, जड़ हो गई, स्थल भाग है, मिट्टी है, ये पौधे हो गए। मैंने बना लिया, इसमें खास पत्ती में दे लेता हूँ, एक भाग बना लेता हूँ, ये रहा आपका पत्ती। देखिए, जाइलम का काम है ऊपरी मुखी, ऊपर की ओर, जड़ के द्वारा मृदा में यानी मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज को ग्रहण कर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। कौन करता है? तो जाइलम करता है। पौधे के विभिन्न भागों तक, पत्तियों तक, फुनगियों तक, टहनियों तक, पुष्पों तक, फलों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम। अब समझिए फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है, जो फ्लोएम उत्तक होती है, दोनों संवहन उत्तक है। तो जो फ्लोएम उत्तक होती है वह क्या करता है? पत्तियों यानी फुनगियों से नीचे की ओर पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे आपको? C6H12O6 जो ग्लूकोज है, ये सब निर्मित जो किया पत्तियाँ, यह ऊपर से नीचे की ओर यानी सभी भागों में होते हुए ये नीचे की ओर जड़ तक पहुँचेगी। यहाँ तक, कहाँ तक पहुँचेगी? जड़ तक। क्योंकि हम पौधे के विभिन्न भागों को खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसमें से जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फल होते हैं, बीज होते हैं। क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपने खाद्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ है, ग्लूकोज के रूप में अपने विभिन्न भागों में संचित कर लेती है, जिसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, बीज है, फल है, इस सभी भागों में जमा हो जाती है। तो फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ से ग्लूकोज को पौधे के विभिन्न भागों में और नीचे की ओर जड़ तक पहुंचाना। जबकि जाइलम का काम है जड़ की मदद से मृदा में मौजूद जल और खनिज को पौधे के विभिन्न भागों माने ऊपर की ओर पहुंचाना। ये हो गया आपको जाइलम का काम। अब फ्लोएम का काम हो गया पत्तियों से निर्मित खाद्य पदार्थ को नीचे की ओर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये हो गई जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों उत्तक संवहन उत्तक के अंतर्गत आते हैं। जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो है संवहन उत्तक का दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। जाइलम का और फ्लोएम का, ये दोनों में जो भेद है, विभेद है, अंतर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है।
जाइलम जो है जल एवं विलेय खनिज को, यानी ऐसे खनिज जो घुलनशील हो, घुलित अवस्था में हो, उसका परिवहन करता है। जल एवं विलेय खनिज का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को स्थानांतरण करता है। जाइलम में जो बहाव है जल एवं खनिज का, वो ऊपर की ओर होता है, और जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का ऊपर से नीचे यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा। इस परिस्थिति में होगा क्योंकि अगर मैं एक पौधा बनाया हूँ तो कुछ पत्तियाँ यहाँ है, यहाँ भोज्य पदार्थ बनाया, तो तना और टहनी फुनगी ऊपर की ओर है, इससे बना भोज्य पदार्थ ऊपर की ओर भी जाएगी, तो ऊपर की ओर जाते हुए नीचे की ओर जड़ तक भी आती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है वह ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। तो जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शॉर्ट में लघुत्तरीय में आ सकता है, इसे याद कर लें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये दोनों संवहन उत्तक का ही भाग है। पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि को हम लोग समझते हैं। जल और खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन। तो इतना तो हम पहले जान चुके हैं कि जल और खनिज लवण जड़ की सहायता से जाइलम की मदद द्वारा पौधों में उसका स्थानांतरण होता है, अर्थात परिवहन होता है। और खाद्य पदार्थ जो है वह पत्तियों द्वारा निर्मित जो खाद्य पदार्थ है ग्लूकोज, वह फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचती है, यानी उसका स्थानांतरण होता है, यानी परिवहन होता है। तो इसमें दो क्रिया द्वारा पूर्ण संपादित होती है, पहला स्थानांतरण और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण में घुलित पदार्थों का जो चालन है पौधे के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। एक अंग से दूसरे अंगों तक घुलित पदार्थों में मिलकर उसका स्थानांतरण होता है। जबकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल जो है पौधे के बाहरी वायवीय भाग, जैसे रंध्र जो पत्तियों में होती है, वहाँ से उसका उत्सर्जन हो जाता है, बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पौधे जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है किस अंग के द्वारा करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे, स्टोमाटा कहेंगे। तो पेड़ पौधे जो है जितना जल अवशोषित किया हुआ जड़ के माध्यम से उसका 10% ही वो उपयोग कर पाता है, और 90% बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा रंध्र से होते हुए वायुमंडल में, हवा में मिल जाती है। खनिज लवणों का जो अवशोषण है वह आयन के रूप में होता है। हम जानते हैं कि मृदा में, मिट्टी में जल के साथ साथ खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध होता है। नाइट्रोजन को वह नाइट्रेट में ट्रांसफर करके, नाइट्रेट में बदल करके ही वह अवशोषित करेगा पेड़ पौधे। इसीलिए हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर मृदा में उसे अस्थिरीकृत कर देता है, जिसके कारण मृदा क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है, जो दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाई जाती है। तो जो खनिज लवण का अवशोषण है वह आयन में ट्रांसफर करके पौधे अपने विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। जड़ हो गई, यहाँ से जल लेगा और कुछ मिनरल लेंगे। मिनरल में आ जाएगी आपको नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब कुछ जड़ के द्वारा ग्रहण करेगा पेड़ पौधा। राइट। अब इसमें मूल रोम होते हैं जिसकी सहायता से यह बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा स्थानांतरण, उसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल बाहर निकल जाता है और इसका स्थानांतरण होता है एक अंग से दूसरे अंग तक। जाइलम ऊपर पहुंचाने का काम करता है। जाइलम जल को और मिनरल को ऊपर पहुंचाने का काम करता है, जिसको कहते हैं यहाँ पर परासरण विधि, वो कह सकते हैं परासरण। दाब, यहाँ प्रेशर लगता है, प्रेशर एक तरह से उसकी वाहिनियाँ हैं। जैसे हम लोग पढ़े वेन और आर्टरीज पढ़ते हैं जंतुओं में, वैसा समझिए जो संवहन उत्तक है एक तरह से वाहिनियाँ है,
लंबे लंबे ऐसे पाइप के समान, उसी में यह घुलित पदार्थ ट्रांसफर होता है और ऊपर की ओर जाता है जाइलम के द्वारा प्रसारण दाब के द्वारा ऊपर चली जाती है पौधे के विभिन्न भागों तक। जितना जल अवशोषित करता है पेड़ पौधा, उसका 10% ही उसका उपयोग कर पाता है अपने खाद्य पदार्थ के निर्माण में, जबकि 90% वह वाष्पोत्सर्जित कर देता है, यानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में वह रिलीज कर देता है। तो ये हो गई पेड़ पौधों में स्थानांतरण दो प्रकार से, एक हो गया स्थानांतरण विधि, दूसरा हो गया वाष्पोत्सर्जन। ये दोनों सम्मिलित रूप से हरे पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। हृदय के पढ़ाई के बिना रक्त परिसंचरण तंत्र अधूरा है, क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय अहम भूमिका निभाती है। हार्ट ही जंतु में मुख्य कार्य है, रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है हृदय। तो मछली जो कि जलीय जीव है, उसमें 2 कोष्ठ होते हैं उसके हृदय में, एक आलिंद और एक निलय। जबकि उभयचर जो सरीसृप होते हैं उसमें 3 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। जबकि स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, उसके हृदय 4 कोष्ठ में विभक्त होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। दायां आलिंद राइट हो जाएगा, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। स्तनधारी के हृदय 4 कोष्ठ में विभक्त होते हैं। और हृदय क्या है? मानव हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय क्या? अत्यंत ही कोमल मांसल है, अत्यंत ही कोमल मांसल कार्डियक मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है, जो वक्ष गुहा में पसलियों के मध्य, फेफड़ों के मध्य में स्थित होती है। पसली जो रिब्स होते हैं हृदय में, छाती में जो इसमें रिब्स होता है, चेस्ट में, रिब्स के मध्य बीच में, फेफड़ों के मध्य में हृदय स्थित होता है, जो एक बंद मुट्ठी के समान होता है। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। जो मनुष्य का हार्ट जो है 4 भागों में विभक्त है, 4 कोष्ठ में विभक्त है। ऐसे ले लीजिए तो दायां आलिंद हो गया, आधा भाग को ऊपर लीजिए तो आलिंद आलिंद, निलय निलय, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय, ये 4 कोष्ठ होती है। तो मानव हृदय के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। पहले तो वेना कायवा के पास जो राइट आलिंद है, यहाँ पर ऐसे नोड्स होती है, एक मांसल से एक पेशियाँ होती है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जो हृदय को धड़काने में मदद करती है। एक तरह से एक सेल समझिए, बैटरी समझिए, जो हृदय को गतिमान बनाता है, गति करने लगता है। अगर ऐसे नोड्स, जिसको साइनो एंट्रियम नोड कहते हैं, साइनो एंट्रियम नोड कहते हैं, अगर यह काम करना बंद कर देता है तो पेस मेकर यूज किया जाता है। आप फिल्म वगैरह और सीरियल में देखे होंगे, आयरन की तरह एक यंत्र होती है, छाती पे लगाया जाता है, दाईं ओर यहाँ दाईं ओर लगाया जाता है, ताकि ऐसे नोड्स काम करना प्रारंभ कर दे। ऐसे नोड्स जनरेट करने लगे इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, तब हृदय जो है धड़कने लगती है, मानव हृदय धड़कने लगती है। 1 मिनट में कितने बार धड़कती है? तो 72 बार। वयस्क मानव का हृदय लगभग 72 बार धड़कती है 1 मिनट में। और कितना ब्लड यह पंप करेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव हृदय में कुल 550 लीटर ब्लड होता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। तो 1 मिनट में एक धड़कन में वह कितना ब्लड को पंप करेगा? ब्लड रिसीव हुआ और फिर से यह पंप हुआ, रिसीव हुआ और पंप हुआ, रिसीव हुआ पंप हुआ, रिसीव हुआ पंप हुआ। तो यहाँ पसलियाँ होती है, इधर से रिब्स होते हैं, पसलियाँ होती है, रिब्स होते हैं,
पसलियाँ होती है उसी के मध्य रहता है, इसको रिब्स लिख देंगे, यानी पसलियाँ दोनों ओर से हो गई। और डायफ्राम होती है, यहाँ डायफ्राम होती है, जो भी ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है तो हर्ट क्या होती है, पंप करता है ब्लड को। इसकी मांसपेशियाँ, जो निलय की मांसपेशियाँ है, वह मजबूत होती है। मजबूत होती है क्योंकि यह पंपिंग को, डायफ्राम के दबाव को झेल सके और ब्लड को पंप कर सके। तो ब्लड को पंप करने में, शरीर के विभिन्न भागों को में पहुंचाने में अधिक समय लगेगा। बहुत क्रिटिकल है हृदय के कार्यविधि को समझना, इसलिए धीरे धीरे इसे आप समझिए। लंबा वीडियो बनेगा लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए इस वीडियो में। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, अगर पूर्ण वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। बीच में रोक के अगर आप फिर से पुनः दोबारा देख लें तो आपको समझ में आएगी, अगर छोड़ दीजिएगा तो आगे समझ में आपको फिर नहीं आएगी। तो मैं अब आपको एक संरचना बनाऊंगा, इस प्रकार का हट का नहीं, एक रेखा बनाऊंगा जो रफ होगा, उसे मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लड कैसे रिसीव होता है, किस प्रकार से आती है और ब्लड किस प्रकार से आर्टरीज या वेन द्वारा होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। एक ब्लड CO2 रहित होता है जिसमें ऑक्सीजन मिले होते हैं, क्योंकि फिर फेफड़ा में भेजेगा, जहाँ फेफड़ा होती है वहाँ भेजेगा ब्लड को और वहाँ से वह ऑक्सीजन को मिलाएगा और फिर वह रिसीव करेगा। बायां अलिंद हमारा रिसीव करके निलय में भेजेगा, निलय पंप करेगा, वह पंप करते हुए फिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचेगी। आप इतना समझ गए होंगे कि मानव हृदय 300 ग्राम का होता है, जो एक मांसल होती है, अत्यंत कोमल होता है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं क्योंकि स्तनधारी हैं हम लोग। 2 अलिंद 2 निलय और 2 अलिंद और 2 निलय 4 हो गए। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना और निलय का काम है ब्लड को पंप करना, यानी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये तो आपको हट हो गई, हट बनाने के लिए आना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में देता है मानव हृदय की नामांकित चित्र बनावे, मानव हृदय की नामांकित चित्र बनावे और उसके कार्यविधि को समझावे। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि को समझावे। देखा आपने कि मछली में 2 कोष्ठ होते हैं, उभयचर जो सरीसृप होते हैं उसमें 3 होते हैं, स्तनधारी में 4 कोष्ठ होते हैं, स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अब हम लोग हृदय के कार्यविधि को समझेंगे, मानव हृदय के कार्यविधि को समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रक्त का परिसंचरण हृदय किस प्रकार करती है, यानी हृदय का कार्यविधि हम लोग देखेंगे। हृदय का कार्यविधि देखेंगे। आप इस हृदय के पार्ट को देख रहे हैं, यहाँ से आप बांट दीजिए। ऊपरी भाग आलिंद हो गई, निचली भाग निलय हो गई। ऊपरी भाग आलिंद हो गई, निचली भाग निलय हो गई। ढंग से समझिए, प्यार से समझिए। ये भाग हो गई दायां आलिंद, ये दायां निलय है, बायां आलिंद है और बायां निलय है। तो अशुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर से वेना कावा के द्वारा, मतलब आलिंद से होते हुए आलिंद में पहुंचती है वेना कावा, जिसको महाशिरा कहते हैं। महाशिरा, महाशिरा, वेना कावा। वेना कावा से शरीर से रक्त हट में पहुंचती है, जिसमें CO2 मिला रहता है, यानी अशुद्ध रक्त होते हैं। अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचा? तो सबसे पहले दायां आलिंद में पहुंचा। दायां आलिंद में पहुंचती है, यहाँ पर ट्राइकास्पिड वाल्व लगा रहता है। ट्राइकास्पिड वाल्व, ब्लड यहाँ से नीचे गिरा, कहाँ गिरा? तो निलय में गिरा, दायां निलय में। दायां आलिंद में ब्लड प्रवेश किया, यहाँ वाल्व खुल गया, जिस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, खुल गया। अब ब्लड इसमें आ गई, उसके बाद अगले ही क्षण वाल्व बंद हो जाती है, ब्लड इसमें आ गई। अब यहाँ से पंप करेगा, निलय है जो ऊपर की ओर धकेलेगा, किसके द्वारा? तो पसलियों के द्वारा, रिब्स के द्वारा, और नीचे जो बलाई होती है ये ऊपर की ओर धकेलती है। तो निलय ऊपर की ओर प्रेस किया तो ये ब्लड यहाँ चली जाती है। इसमें यहाँ भी एक वाल्व रहता है जिसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तब पल्मोनरी वाल्व खुल गई, ये तो बंद था ऑटोमेटिक, ये धक्का मारा, ये तो बंद है, आई खुल गई। तो रक्त जो है, ब्लड जो है, पल्मोनरी वाल्व के खुलने से इस के द्वारा, इस नली के द्वारा कहाँ पहुँच गई? लंग में। लंग में पहुँच गई। हृदय कहता है लंग को, फेफड़ा को कहता है कि अब तुम ऑक्सीजन मिला दो, जल्दी से ऑक्सीजन मिलाओ, क्योंकि हमें अब शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाना है। तो दायां पार्ट का आपने देखा क्या हुआ? अशुद्ध रक्त वेना कावा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा
दायां आलिंद में प्रवेश किया, जहां पर ट्राइकास्पिड बल्ब लगा हुआ था। बल्ब खुला, दायां निलय में रक्त गिरा और वह रक्त दायां निलय को प्रेशर पंप करने से ऊपर की ओर चढ़ा, इस नली में चढ़ी जहां पल्मोनरी वाल्व लगा हुआ था, वह खुला और ब्लड चली गई कहाँ? फेफड़ा में, जहाँ O2 युक्त हो गई। O2 यहाँ इस फेफड़े में जाकर O2 मिश्रित हो गई। अब यह घूमकर आएगा इधर से होते हुए, जहाँ एरोटिक बल्ब लगे हुए, यह खुलेगा तो यह है आपका बायां निलय। ये दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है, ये दायां निलय है। तो दायां निलय से होते हुए जब एरोटिक बल्ब खुलेगा, क्योंकि इसमें एयर O2 युक्त है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, तब यह पहुंचा कहाँ? बायां आलिंद से होते हुए बायां निलय में, और बायां निलय फिर इसको पंप करेगा ऊपर की ओर। तो ये बल्ब के बोलते हैं एरोटिक बल्ब, और इस बल्ब को कहते हैं बायोकास्पिड बल्ब। तो बायोकास्पिड बल्ब खुलने से बायां आलिंद से बायां निलय में ब्लड प्रवेश किया। अब बायोकास्पिड बल्ब हो गया बंद। अब यह ब्लड जब पंप होगा तो बंद है, इस नली में प्रवेश नहीं करेगा, सिरा में प्रवेश नहीं करेगा ब्लड हमारा। तो अब आएगा ए बल्ब, जिसे कहते हैं एरोटिक बल्ब। एरोटिक बल्ब खुलेगी, अब ब्लड पहुंच जाएगा एरोटा में, जिसे कहते हैं महाधमनी। तो सिरा से होता हुआ आया, सिरा से ब्लड रिसीव करता है हृदय। हृदय क्या करता है? सिरा की सहायता से ब्लड को रिसीव करता है और धमनी के द्वारा, धमनी की मदद से ब्लड को संपूर्ण भागों में पहुंचाता है। तो धमनी से होती है, जिसे एरोटा बोलते हैं, महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचा दी जाती है। अब जो निलय है, इसमें 3 परत होते हैं। बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं, बीच वाली परत को मायोकार्डियम कहते हैं, और अंतिम जो निचली परत है उसको इंडोकार्डियम बोलते हैं। यह बहुत ही मजबूत पेशिका होता है, क्योंकि इसमें पंप किया जाता है ना, तो उससे को दाब झेलने के लिए मजबूती चाहिए ना। तो ये 3 परतों में विभक्त होती है। ऊपरी परत पेरिकार्डियम, मध्य परत मायोकार्डियम, और निचली परत को इंडोकार्डियम कहा जाता है। और ये बीच वाले भाग को कार्डियक सेप्टम कहते हैं। अब इसके तरीका को समझिए कि किस प्रकार से पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। शरीर से घूम फिर कर फिर आता है हार्ट में, और हार्ट से एक बार फेफड़ा में भेजता है, और फेफड़ा फिर से हार्ट में भेज देता है, हार्ट फिर से रिसीव कर लेता है। तो ऊपरी भाग को कहते हैं आलिंद। आलिंद का काम है रिसीव करना, और निलय का काम है पंप करना। आलिंद का काम है रिसीव करना, और निलय का काम है पंप करना। देखिए, आलिंद रिसीव किया ब्लड को, और निलय कर दिया पंप, तो चला गया फेफड़ा में, और फेफड़ा से होती है फिर से आलिंद रिसीव किया ब्लड को, और निलय फिर से पंप कर दिया। एक अलग बात है कि सिरा के द्वारा आई और धमनी के द्वारा वापस संपूर्ण शरीर में चली गई। तो हम देखते हैं पूरे शरीर में महाशिरा से होते हुए O2 रहित ब्लड का अर्थ हुआ CO2 मिला हुआ है। O2 रहित ब्लड का अर्थ हुआ CO2 युक्त ब्लड दाहिना आलिंद से दायां निलय में पहुंचता है, और दायां निलय द्वारा फेफड़ा में पहुंचा दी जाती है, जहां O2 मिश्रित होता है, अनिशुद्ध हो जाता है फेफड़ा में जाकर के। वहां से बायां आलिंद रिसीव करता है उसको, अब बायां आलिंद से बायां निलय में पहुंचता है, अब बायां निलय फिर पंप कर देता है, तो एरोटा से होते हुए यानी महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दी जाती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जो मैं यहाँ रेखा बना दिया हूँ, इसे आप ढंग से देख लें। इसे समझ लेने से बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, दायां आलिंद दायां निलय से फेफड़ा में पहुंचा, जहां O2 युक्त हो गया। ये दायां आलिंद रिसीव किया CO2 युक्त ब्लड को, और वह भेजा दायां निलय में। दायां निलय पंप कर दिया किसको? फेफड़ा को। अब फेफड़ा का काम है O2 युक्त कर देना। फेफड़ा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो फेफड़ा में ऑक्सीजन था, जल्दी जल्दी ब्लड में मिल गया क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल गया फेफड़ा में। अब यह फेफड़ा भेज दिया बायां आलिंद को, अब बायां आलिंद भेज दिया बायां निलय को, अब बायां निलय से संपूर्ण शरीर में रक्त का परिवहन हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे रक्त का परिवहन हार्ट किस प्रकार करता है। हार्ट के पार्ट को मैंने समझा दिया, उसके परिवहन को मैंने समझा दिया। तो इस चार्ट को आप देख लें कि दायां आलिंद से दायां निलय से फेफड़ा में जाता है,
फेफड़ा से बायां अलिंद, और बायां अलिंद से बायां निलय, और बायां निलय से पूरे शरीर में रक्त को भेज दी जाती है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो रक्त में होता है आरबीसी, रक्त में होता है डब्ल्यूबीसी, रक्त में होता है प्लेटलेट्स, रक्त में होता है प्लाज्मा। तो आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक है, संपूर्ण शरीर में वही तो पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले हृदय की रचना आपको बनानी आनी चाहिए, उसके कुछ नामकरण याद कर लें, और आप समझ लें कार्यविधि को, जो मैंने आपका चित्र इस प्रकार से बनाया, इसको आप अच्छी ढंग से याद कर लें कि दायां आलिंद से दायां नील। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि महाशिरा से ब्लड संपूर्ण शरीर से महाशिरा के द्वारा, निवेना कावा के द्वारा दायां आलिंद में पहुंचती है ब्लड, जिसमें CO2 मिला हुआ होता है। जहां ट्राइकास्पिड वाल्व लगे होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा यह निलय में ब्लड गिर जाता है, ट्राइकास्पिड वाल्व फिर बंद हो जाता है और खुल जाता है। लंग में पहुंचने वाले मार्ग के पास पल्मोनरी वाल्व लगे होते हैं, जो खुल जाता है, और जब पंप करता है हार्ट, तो वह लंग में पहुंचता है, जहां पल्मोनरी वाल्व खुल जाते हैं और लंग में ब्लड पहुंच जाता है। लंग में पहुंचकर ब्लड ऑक्सीजन युक्त हो जाती है, ऑक्सीजन से मिश्रित हो जाती है। ऑक्सीजन से मिश्रित होने के बाद लंग द्वारा होते हुए, जिसको वाया आलिंद कहते हैं, वाया आलिंद में प्रवेश करता है ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन युक्त था। वहां पर बायोकास्पिड वाल्व होते हैं जो खुल जाते हैं, बायोकास्पिड वाल्व खुल जाते हैं और ब्लड निलय में, यानी बायां निलय में गिरती है, प्रवेश करती है, जहां बायां निलय प्रेशर बनाता है, पंप करता है, और वह एरोटा महाधमनी में प्रवेश करती है, जहां पर एरोटिक वाल्व लगी होती है, वह खुल जाता है और ब्लड एरोटा से होते हुए, महाधमनी से होते हुए संपूर्ण शरीर में गमन कर जाती है। हम जानते हैं कि मानव के शरीर में, वयस्क मानव शरीर में जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उसमें 5.5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 5 लीटर होती है। हृदय की धड़कन एक बार धड़कती तो 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है, 70 ml को पंप करता है, और कुल 72 बार धड़कता है। आप 72 को 70 से गुना कर लीजिए, अप्रॉक्स आपका 5.5 लीटर के लगभग आ जाएगा। लीजिए 5 लीटर 40 ml आ गया, तो 5.5 लीटर अप्रॉक्स आ गई। हार्ट के टेस्ट को कहा जाता है ECG टेस्ट, जिसे ट्रेड माइल टेस्ट भी कहते हैं। पहला हार्ट प्लांट किए थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। रक्तचाप, जिसे अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहा जाता है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं के द्वारा, जो धमनी होती है, महाधमनी के बाद धमनी आता है, तो धमनी और महाधमनी मिलकर जो रक्त पर दाब डालते हैं, प्रवाह का जो दबाव होता है, उसी को रक्तचाप कहा जाता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें 2 बातें होती है, एक है संकुचन, एक है शिथिलन। तो संकुचन के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है ब्लड में, निलय के संकुचन से जो उत्पन्न होता है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 120 होता है एवरेज। अगर 120/80 ना हो तो कहते हैं कि प्रेशर हाई या तो फिर लो हो गई। तो निलय के द्वारा जो संकुचन उत्पन्न होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और शिथिलन के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 80 होता है। 120/80 जो पारे के स्तंभ को संतुलित करता है। इसके मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। वैसे अब तो डिजिटल भी आ गई है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। रक्त कॉम्बिनेशन में पहले प्लाज्मा को देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने रुधिराणु ठोस भाग को मैंने देखा। अब देखते हैं प्लाज्मा जो तरल भाग होती है। मानव शरीर में जितने भी रक्त मौजूद होते हैं, पुरुष में 5.5 लीटर और महिला में 5 लीटर, तो 5.5 लीटर का 55% तरल भाग होता है और 45% हो जाती है ठोस भाग, कुल ब्लड का, शरीर के कुल ब्लड का। तो प्लाज्मा का मेन पार्ट है वो क्या है, 90% जल होती है। प्लाज्मा में 90% जल होती है, 7% ही प्रोटीन होती है। वही 7% में फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर प्लाज्मा से निकाल लिया जाए
तो फाइब्रिनोजेन विहीन प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है कि प्लाज्मा विहीन रक्त को क्या कहा जाता है। तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को बाहर निकाल ली जाती है, तो जो बचे हुए पार्ट हैं उसे सीरम कहलाता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है जो शरीर के पूरे रक्त का 55% होता है। इसका रंग कैसा होता है प्लाज्मा का? तो हल्के पीले, तरल भाग है, द्रव होगा, हल्के पीले रंग का होता है। जो पूरे शरीर के जितना भी ब्लड है शरीर में मौजूद, उसका 55% प्लाज्मा होती है और बाकी 45% में रुधिराणु होती है जो ठोस अवस्था में होती है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसकी संख्या 5 मिलियन होती है, 50 लाख होती है आरबीसी की। इसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसकी संख्या 10,000 होती है और जीवन काल 4 दिन होता है। जीवन काल कितने होते हैं? 4 दिन होते हैं। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, जिसकी संख्या शरीर के ब्लड में 2 लाख होती है और इसकी लाइफ स्पैन है 7 डेज। 7 दिन प्लेटलेट्स, 4 दिन डब्ल्यूबीसी और 120 दिन आरबीसी लाइफ स्पैन होता है। संख्या की बात की जाए तो आरबीसी की संख्या मानव शरीर के ब्लड में 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी 10,000 होते हैं और 2 लाख होते हैं प्लेटलेट्स। हम लोगों ने रक्त के कॉम्बिनेशन को समझा, जिसमें ठोस और तरल दोनों पार्ट को हम लोगों ने देख लिया। रुधिराणु जो ठोस भाग होती है 45%, जिसमें आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन और थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स है उसकी जीवन काल होती है 7 दिन। संख्या की बात की जाए तो आरबीसी 50 लाख यानी 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 10,000 और थ्रोम्बोसाइट जो होता है उसकी 2 लाख संख्या होती है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम हो गया आपका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा जो 55% होती है, संपूर्ण शरीर के कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होती है, जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है, 0.9% अकार्बनिक लवण होते हैं, 0.18% ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होती है और शेष कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। 7% के प्रोटीन में फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन और थर्ड है हिपैरिन। ये तीनों प्रोटीन होती है जो 7% में ही मौजूद होता है प्लाज्मा में, जबकि 90% तो जल ही हो गई। तो हम लोगों ने देखा रक्त का कॉम्बिनेशन। अब हम समझते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त का कार्य भी हम लोग देख लेंगे। पहले रक्त का कार्य देख लेते हैं, उसके बाद परिसंचरण पढ़ेंगे, तब जाके हार्ट को हम लोग अच्छी ढंग से समझेंगे। किसी भी जंतु, किसी भी जीव में जो रक्त का कार्य है तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे मनुष्य का। वैसे रक्त का कार्य क्या होता है? हर एक जीवों में संपूर्ण शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है रक्त। संपूर्ण शरीर के तापमान का रक्त नियंत्रण करता है। संपूर्ण शरीर में जो O2 और CO2 होता है उसका परिवहन करता है, यानी गैसों का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है और उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है, उसे निष्कासन करने में मदद करती है। तो हो गया रक्त का कार्य। सबसे पहले शरीर के तापमान का नियंत्रण। गैसों के अंतर्गत आ गए O2 और CO2। O2 श्वसन के दौरान शरीर के अंदर इनहेल होगा और फिर श्वसन के दौरान CO2 बाहर निकलेगा। तो O2 और CO2 का परिवहन होता है रक्त के माध्यम से ही, यानी हीमोग्लोबिन के माध्यम से। और पोषक पदार्थ का परिवहन होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान, उससे ग्लूकोज मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होता है, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं, खनिज का भी अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। तो ये सब का अवशोषण होने के बाद
उन पोषक पदार्थों का विभिन्न अंगों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न ऊतकों तक परिवहन का कार्य करने में मदद करता है रक्त। उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में भी मदद करता है रक्त। ये हो गई रक्त के कार्य। अब हम लोग देखते हैं परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र किसी भी जीव के शरीर में रक्त का जो परिसंचरण है, परिवहन है, उसमें कई अंग भाग लेंगे, क्योंकि यह एक ऑर्गन सिस्टम है। जैसे जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, वैसे ही रक्त परिसंचरण तंत्र हो गई, जिसका मुख्य अंग हार्ट होता है। उसे हम लोग इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं में 3 प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। एक है ओपन, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इसकी पहचान है कि उसका कंकाल जो है बाहर से होता है। जैसे मानव में कंकाल यानी हड्डी बीच में होती है, जबकि वैसे जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा जिसकी कंकाल बाहर से होती है। जैसे घोंघा, सीप, कछुआ, ये सब का बाहरी खोल होता है, जो वही तो कंकाल है, वह बाहर से होती है। और उसमें वेन और आर्टरीज अब्सेंट होते हैं, यानी नस नहीं होते हैं। जिसमें ओपन खुला रक्त परिसंचरण पाया जाएगा, उसमें आर्टरीज और वेन अब्सेंट होंगे, और उसे काटने पर ब्लड एक धारा की तरह प्रवाह उसमें नहीं होगी। धारा की तरह प्रवाह नहीं होगी। वही जीव में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होगा। जैसे तिलचट्टा हो जाए, घोंघा हो जाए, सीप हो जाए, कछुआ हो जाए। क्लोज बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का एक अच्छा उदाहरण मनुष्य है, भेड़, बकरी, गाय, यानी जिसे अगर काटे शरीर को उससे धारा प्रवाहित हो, क्योंकि उसमें धमनी और सिरा पाई जाती है, नसें होती है, आर्टरीज और वेन होते हैं, जिसमें रक्त का प्रवाह होता है। जिसे काटने पर एक धारा निकलेगी, क्योंकि एक पाइप है ना, एक पाइप की तरह है, उसमें वहन कर रहा है, परिवहन हो रहा है ब्लड का। अगर काटेंगे तो उसमें प्रेशर था, हार्ट द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था, तो ब्लड एक धारा की तरह बहेगी, क्योंकि वह क्लोज बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। इसमें कंकाल अंदर होती है, जैसे हड्डियां मनुष्य में अंदर होती है, गाय में, भेड़ में, बकरी में अंदर होती है, इसलिए उसे हम कहेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है संयुक्त, अर्थात जिस जीव में ओपन और क्लोज यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र दोनों मौजूद होता है, उस परिसंचरण तंत्र को हम संयुक्त परिसंचरण तंत्र कहेंगे। ऐसा मछली में होता है। मछली के पूंछ वाले भाग को काटेंगे तो उसमें हमें बंद मिलेगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होगी, क्योंकि उससे ब्लड धारा की तरह निकलेगा। लेकिन उसके शरीर को जब हम काटेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें वेन और आर्टरीज नहीं होती है, यानी ओपन खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। अतः कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मछली में संयुक्त यानी मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। अब देखिए धमनी और सिरा क्या होता है, आर्टरीज और वेन। धमनी में क्या होता है, हार्ट से बॉडी की ओर प्योर ब्लड जाता है। क्या करता है, हार्ट में जब समझाएंगे तो आपको क्लियर वे में समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सिरा की बात करें तब इसमें आ जाएंगे। बॉडी से हार्ट में आता है ब्लड, जिसमें CO2 मिली हुई होती है। संपूर्ण बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है, जिसमें CO2 मिली हुई होती है। हार्ट कहता है लंग को कि अरे बाबू तुम ले लो और तुम ऑक्सीजन उसमें मिला दो। तो लंग ले लिया तो बॉडी से हार्ट में गई और हार्ट से लंग में जाता है, लंग में ऑक्सीजन मिश्रित हो गई, वहाँ से धमनी के माध्यम से हार्ट के द्वारा फिर संपूर्ण शरीर में ब्लड का परिवहन हो जाता है। तो धमनी का रंग लाल होता है, वह मोटा होती है, जिसमें O2 परिवहन करता है, यानी शुद्ध रक्त होती है। शुद्ध रक्त बोला जाए तो जिसमें O2 हो, ऑक्सीजन हो, उसे शुद्ध रक्त कहेंगे। और जिसमें O2 एब्सेंट हो यानी CO2 हो तो उसे हम अशुद्ध रक्त कहेंगे। यह सिरा में वहन करता है। अशुद्ध रक्त यानी CO2 मिश्रित रक्त सिरा में वहन करती है, जो संपूर्ण बॉडी से हार्ट की ओर ले जाता है, जिसका प्रेशर 80 होता है। और धमनी में जो प्रेशर होता है वह 120 होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाइपर और हाइपो, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को हम इसी चैप्टर में
आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के होते हैं, इसकी खोज किसने किया। रक्त परिसंचरण तंत्र है क्या, किसी भी जीव का वैसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वहन करता हो विभिन्न अंगों के माध्यम से, उसे हम कहेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें CO2 और O2 होता है। CO2 शरीर से, संपूर्ण शरीर से आता है और किसी एक अंग में जाकर उसका प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन मिलता है, मिक्स होता है और वहाँ से फिर संपूर्ण शरीर में उसका वहन होता है। हमने आगे देखा कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, वही ऑक्सीजन का वहन करता है, वही ऑक्सीजन का वहन करता है, होल बॉडी में, संपूर्ण शरीर में पहुंचा देता है। प्रेशर भी आपको याद रखनी है, धमनी में आर्टरी जो होता है प्रेशर 120 होता है और वेन में सीरम होती है 80। यही 120/80 ब्लड प्रेशर सामान्य होती है, इसे हम आगे समझेंगे, जो एक मशीन के द्वारा मापी जाती है। उस मशीन का भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो हम लोगों ने देखा रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसका खोज विलियम हार्वे ने किया था। और कुल रक्त परिसंचरण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मेन हो गए ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज, क्लोज मनुष्य में पाई जाएगी मुख्य, यानी जिसके बॉडी में कंकाल जो होती है, स्केलेटन जो होता है बीच में हो और आर्टरीज और वेन प्रेजेंट हो, उसी में क्लोज रक्त परिसंचरण पाई जाएगी। और जिसमें वेन आर्टरीज एब्सेंट होता है उसमें ओपन यानी खुला रक्त परिसंचरण पाई जाती है, जिसका मेन उदाहरण तिलचट्टा, घोंघा, सिप, कछुआ आप लिख सकते हैं, यानी जिसका बाहरी खोल, बाहर में कंकाल हो, स्केलेटन हो। धमनी और सिरा को भी समझ लिए। अब हम लोग आगे समझेंगे हार्ट को। क्लास 10 बायोलॉजी का परिवहन चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रक्त परिसंचरण। सबसे पहले रक्त के बारे में हम लोग जान लेंगे। इस चैप्टर से प्रश्न रहना अनिवार्य है बोर्ड के एग्जाम में। रक्त होता क्या है, मैं कुछ पॉइंट लिख दिया हूँ, पहले इसे मैं समझा लूँ, उसके बाद बाय डेफिनेशन आपको क्लियर करवाऊंगा। ब्लड, रक्त प्राकृतिक कोलाइड है, एक पॉइंट बन रही है, कोलाइड को समझना है। कनेक्टिव टिश्यू है, इसका pH मान 7.4 है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक है यह। मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होती है। इसका निर्माण, अगर भ्रूण बच्चा जब गर्भस्थ होता है, गर्भ में रहता है, अनिम्बराय अवस्था में होती है, तो लीवर में रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जब वयस्क हो जाता है, जन्म लेता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके बोन मैरो में होती है। जब उसका बोन डेवलप कर जाता है तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है वयस्कों में, तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। जब वह एम्ब्राय होता है, गर्भस्थ में, गर्भ में रहती है बच्चा, तो यानी भ्रूण अवस्था में होती है, तो लीवर में निर्माण होता है इसका। ब्लड का संचय होता है स्प्लीन में, प्लीहा में, जो रिब्स होती है उसके नीचे बाईं ओर एक थैली होती है, स्प्लीन के नाम से जाना जाता है, जिसे प्लीहा कहा जाता है हिंदी में। रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो फिर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का वाहक है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको भी मैं आगे समझाऊंगा। मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन औसतन एवरेज होनी चाहिए। इससे कम गया तो आपको टेस्ट करवा लेना है। कमजोरी आपको महसूस होगी क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा ना सभी कोशिकाओं में। पूरी संपूर्ण शरीर की कितनी कोशिकाएं हैं वहाँ तक, क्योंकि कोशिकीय शोषण होता है, वहाँ तक ऑक्सीजन आपको पहुँचना चाहिए और ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ सहयोग करता है, जिसके कारण ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा गया। आंसर आपको मिल गई। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ सहयोग करती है, जिसके कारण ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा गया है। मेल में यानी पुरुष में 14 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होनी चाहिए और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ आपको कि रक्त है क्या। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। कोलाइड वैसा विलयन होता है,
कोलाइड वैसा विलयन होता है जिसमें तरल के साथ साथ ठोस फॉर्म भी होते हैं, ठोस फॉर्म भी होते हैं, उसी को हम कोलाइड कहते हैं। यह प्राकृतिक है, नेचुरल है, संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है ब्लड, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच क्या है? इंडिकेटर है, बेस और एसिड का इंडिकेटर है पीएच, जो हाइड्रोजन के पावर को बताता है। अगर 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्षारीय हो जाती है, तो 7 से तो ज़्यादा है ही, 7.4 है, 7 उदासीन होता है। मेल में 5.5 लीटर ब्लड होती है और फीमेल में 5 लीटर ब्लड होती है। निर्माण आप इसे समझ गए, तो इस रूपरेखा को आप ढंग से देख लीजिए, इसी को हम लोग आगे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रक्त है क्या। रक्त की मैं परिभाषा आपको डील कर दूं। रक्त यानी ब्लड यानी खून। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। यह तरल संयोजी, यह तरल संयोजी उत्तक है, यह तरल संयोजी उत्तक है। यह क्षारीय, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.4 है। चलिए, रक्त का तो परिभाषित आपको मिल गई कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, यह तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान को समझ लेते हैं। पीएच है क्या? हाइड्रोजन ऑफ पावर होती है। यह 1 से लेकर के 14 तक होती है, 1 से लेकर के 14 तक होती है। अगर 7 है तो वह उदासीन होता है, नेचुरल होता है, उदासीन। अगर लेफ्ट साइड बढ़ते जाते हैं तो अम्लीय होता है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 है और दूसरे विलयन का पीएच मान 3 है तो हम कहेंगे कि इसकी अपेक्षा यह ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 3 है। लेफ्ट साइड बढ़ेंगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी, राइट साइड बढ़ेंगे तो उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, क्षारीय होती है। आई बात समझ में? 7 उदासीन होता है, जैसे जल का मान पीएच मान 7 होता है, इसीलिए वह रंगहीन स्वादहीन होता है। जबकि ब्लड 7.4 है, इसका मतलब उसका गुण क्षारीय है, उसकी प्रकृति क्षारीय है, वह कड़वा होगा और पीएच पर 7.47 के बाद उसका कलर शो करेगा, कलर शो करेगा। पीएच स्केल आप देखे होंगे, पेपर जस्ट पेपर लाइक होती है। मौका मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये हो गई रक्त की परिभाषा, उसका पीएच मान हम लोग समझ लिए। अब है जो बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है, तो रक्त की जो कॉम्बिनेशन है वह क्या होती है। हम लोग समझते हैं रक्त की कॉम्बिनेशन, रक्त की संरचना। सबसे पहले रक्त की संरचना पढ़ लेंगे, फिर इसका निर्माण समझेंगे, फिर इसका परिवहन समझेंगे। इसका मुख्य अंग हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय की बनावट समझेंगे, क्योंकि वहाँ से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। हृदय, मानव हृदय का चित्र बनावे, नामांकित चित्र बनाकर कार्यविधि को उसके समझावें, ब्लड सर्कुलेशन को समझावें। तो सबसे पहले रक्त का हम लोग संरचना समझते हैं। रक्त कॉम्बिनेशन, रक्त की संरचना, रक्त की संरचना। जैसा मैंने कहा रक्त एक कोलाइड विलयन है, इसका मतलब है कि यह तरल अवस्था में भी होगा और ठोस अवस्था में भी होगा। तो तरल अवस्था में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, यह तरल में होती है, और जो ठोस में होती है उसे हम कहते हैं रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु। यह ठोस अवस्था में होगी। प्लाज्मा, तरल में तो प्लाज्मा हो गई, और ठोस में आपको आ जाता है RBC, WBC, और एक हो गई प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स।
आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और एक हो गई प्लेटलेट्स। ये ठोस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और प्लाज्मा तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है। पहले हम लोग ठोस यानी रुधिराणु को समझ लेते हैं, जो ठोस अवस्था में होती है। कुल रक्त का, मानव शरीर के कुल रक्त का 45% सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, जिसमें 3 कण हैं, एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी है, एक प्लेटलेट्स है। आरबीसी का जो आकार होता है गोल होता है, बीच में चपटा होता है, इस आकार का बीच में चपटा रहेगा। ऊंचाई पर जाने से, यानी किसी पहाड़ पर अगर हम चढ़ रहे हैं तो इसकी आकार बढ़ जाती है, तब थोड़ा सांस लेने में परेशानी होती है। लाइसोसोम और केंद्रक इसमें नहीं होता है। आरबीसी में लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होते हैं, इसलिए इसके द्वारा डीएनए टेस्ट नहीं हो पाता है। कुल रुधिराणु का यह 95% होता है आरबीसी। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, इसकी लैक से, कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं, खून की कमी होना। एनीमिया रोग खून की कमी की बीमारी होती है। इसके इलाज के लिए प्राय घरों में कहा जाता है कि आयरन पाए जाने वाली भोज्य पदार्थ का सेवन करो, जैसे पालक का साग खाओ, सेब खाओ। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल यह एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी माँ के दूध में डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसका आकार अनिश्चित है, किसी भी आकार का हो जाएगा, जैसे कोशिका होती है अनिश्चित आकार का होता है। इसके प्रकार जो हैं डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि एंटीबॉडी है, ये रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाता है, तो एक है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका लिम्फोसाइट। एचआईवी बीमारी होने पर लिम्फोसाइट मर जाता है, खत्म हो जाता है। जब किसी मनुष्य में एचआईवी हो गया, जिसे एड्स कहते हैं, एचआईवी हो गई, तो लिम्फोसाइट उसमें जो है टी सेल वह मर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। लिम्फोसाइट का कार्य क्या है कि अगर कोई वायरस अटैक किया तो लिम्फोसाइट उसे मार देता है। उस वायरस को मारने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट उस मरे हुए वायरस को खाता है, इसीलिए मोनोसाइट की जो आकृति है वह बढ़ती चली जाती है। तो सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट की होती है। लिम्फोसाइट मारने का काम करता है। जो टी सेल होता है उसमें और प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल और आइसोमोफिल। प्लेटलेट्स का आकार उत्तल लेंस की तरह होती है, उत्तल लेंस की तरह होती है प्लेटलेट्स का आकार, उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है प्लेटलेट्स का आकार। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, यह शक्ति प्रदान करती है शरीर में। अगर डेंगू बीमारी हो जाती है तो शरीर के ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या 15,000 से 20,000 के बीच तक भी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स हमें कहाँ से ब्लड में प्राप्त होगी? कौन कौन सी भोज्य पदार्थ का सेवन करेंगे? गिलोय है, फिर बकरी का दूध है, गोट मिल्क होता है, बकरी के दूध में प्लेटलेट्स अधिक पाई जाती है, उसका सेवन करना चाहिए। गिलोय है, उसका सेवन करनी चाहिए। एलोवेरा है, उसकी सेवन करनी चाहिए। हमने आपको बताया ठोस जो रुधिराणु है कुल ब्लड का 45% होता है, जिसका मुख्य पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसका मैंने आकार समझाया। लाइसोसोम केंद्रक नहीं होते हैं। अब कुल रुधिराणु का, कुल आरबीसी रुधिराणु जो है, जो ठोस भाग है, उसका 95% सिर्फ आरबीसी होता है और 5% में ही डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। समझिए इसको। कुल ब्लड का अगर 5 लीटर ब्लड फीमेल में है, 5 लीटर ब्लड है, तो उसका 45% ठोस फॉर्म में है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। उसका 95% आरबीसी हो जाता है और बचे हुए 5% में ही डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य है एंटीबॉडी शरीर में उत्पन्न करना, रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाना, ताकि कोई वायरस अटैक करे तो उसे वह मार दे, ताकि ऑर्गेनिज्म पर बुरा प्रभाव ना पड़े, वह बीमार ना हो, उसकी मृत्यु ना हो। इसमें एंटीबॉडी होती है जो अलर्ट करता है लिम्फोसाइट को कि वायरस कोई अटैक किया है। लिम्फोसाइट जाग कर जाता है और उस वायरस को मार देता है। लेकिन एचआईवी बीमारी होने पर
इतना ज़्यादा वायरस अटैक कर जाता है कि लिम्फोसाइट उसे मार नहीं पाता है, खुद मर जाता है, मारते मारते खुद मर जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, एक की मृत्यु होती है, तो लड़ते लड़ते यह खुद मर गया। अगर लिम्फोसाइट शरीर के अंदर WBC में मर जाती है तो फिर व्यक्ति की ही मृत्यु हो जाती है, जिसमें HIV बीमारी हो जाता है। मरे हुए वायरस को मोनोसाइट खाने का काम करता है, क्लियर करने का काम करता है। प्लेटलेट्स हम जानते हैं कि जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसकी कब्रगाह होगी प्लीहा, जहाँ स्प्लीन जिसे को बोलते हैं। जिसमें केंद्रक नहीं है प्लीहा, जिसमें केंद्रक है उसमें लाइसोसोम, जिसमें केंद्रक है उसमें लाइसोसोम। कब्रगाह लाइसोसोम को कहा गया, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। अगर पूछा जाए कि RBC का कब्रगाह क्या है तो हमें बोलना है प्लीहा, यानी स्प्लीन में मर जाता है। अब हम लोग समझेंगे RBC का जीवन काल, WBC का जीवन काल, प्लेटलेट्स का जीवन काल, और कितनी संख्या में ब्लड में यह मौजूद होता है ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। उसके पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में समझ लेते हैं।